गुजरात का रण तो ऐसा लगता है जैसे कि सभी लड़ाइयों पर भारी पड़ता दिख रहा है। गुजरात की पॉलिटिक्स इन दिनों दुनिया भर में छाई हुई है। विकास के नाम पर जो चुनाव शुरू हुआ था अब पाकिस्तान की दहलीज पर जा टिका है। ना करते भी गुजरात का चुनाव एक बार फिर वही रंग पकड़ता दिख रहा है जैसा तमाम अन्य चुनाव हम पिछले 3.5 साल से देख रहे हैं। अफजल गुरु की एंट्री भी हो गई, सलमान निजामी के बहाने कश्मीर का राग भी छेड़ दिया गया और अब गुजरात के रण में पाकिस्तान की एंट्री भी पूरे तरीके से हो चुकी है, गाजे बाजे के साथ। सवाल यह उठता है कि आखिरकार गुजरात और गुजरात के लोग, गुजरात के मुद्दे, क्या यह सब कुछ गुम हो गया है? विकास की बातें क्या आज बेमायने और बेतुकी हो चुकी हैं? क्या सिर्फ ध्रुवीकरण और ध्रुवीकरण का ही एक मात्र रास्ता बच गया है तमाम राजनीतिक दलों के पास, जिसके आधार पर गुजरात में आज वोट मांगे जा रहे हैं? तो एक बैठक हुई है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बैठक गुजरात के चुनाव के समय होती है। भारत के राजदूत जितने रहे, भारत के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स और भारत के वरिष्ठ पत्रकार, सब ये षड्यंत्रकारी हैं। विकास के मुद्दे से शुरू हुआ गुजरात का सियासी रण अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। जनता से जुड़े मुद्दे गायब हो गए हैं और गुजरात की सियासत ने एक अलग ही राह पकड़ ली है। कांग्रेस नेताओं की पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त के साथ मीटिंग के जिक्र ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई पाकिस्तान के नेताओं के साथ कांग्रेसी नेताओं की मुलाकात गलत थी? इसी सवाल पर बयानों का दंगल मचा है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। मीटिंग 3 કલાક ચાલી। सवाल सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। गुजरात चुनाव में पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा, फिर अफजल गुरु के बहाने राजनीति गरमाई गई, फिर सलमान निजामी के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया और अब पाकिस्तान की खुलेआम एंट्री हो चुकी है। बयानों का संग्राम इस कदर तेज है कि पाकिस्तान वाले भी नसीहत दे रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में उनका नाम न घसीटा जाए। इस बात को कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जिस पाकिस्तान की पॉलिटिकल पतंग को गुजरात की जमीन पर उड़ाना की कोशिश कर रही है, गुजरात के लोग भारत के मांझे से ऐसी पतंग को काटना जानते हैं। एक समुदाय, एक धर्म, पाकिस्तान, कुछ नाम, कुछ सरनेम, कुछ इमेजरी बनाने का प्रयत्न बीजेपी हर चुनाव में कर रही है और अब लोग इसका भंडाफोड़ कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि शोभा देता है इतने उच्च पद पे पदासीन व्यक्ति को। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण का वोट हर पार्टी के लिए करो या मरो वाला साबित होने जैसा है। लिहाजा सियासत के इस खेल में चुनावी जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की हर चाल चली जा रही है। क्या फर्क पड़ता है कि मुद्दे जनता से जुड़े हों या ना हों? इसीलिए इन चुनावों में सियासत के वो हर रंग साफ नजर आ रहे हैं जिनके जरिए वोट हासिल किए जा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सियासत के गिरती साख और उसकी राजनीतिक सार्थकता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे, जो भड़काऊ मुद्दे हैं, उनका इस्तेमाल चुनाव में नहीं होगा? बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। कोई मौका नहीं, कोई चूक रहा जहां हर कोई एक दूसरे पर वार छोड़िए तलवार चलाने से भी परहेज करे। पाकिस्तान के कुछ तत्वों के इशारे पर आतंकवादी कश्मीर में और बाकी स्थानों पर क्या करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में हमें नसीहत नहीं दे। केवल पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री से ही नहीं, तमाम वो लोग जो वहां पे शामिल थे उनसे इनको क्षमा मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का ये कथन न्यायोचित नहीं है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम चुनावी सभा में लिया और इस तरह से कि वो देशद्रोही गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों का पलटवार किया है। उन्होंने अपनी सफाई स्पष्ट तौर से पेश की है, जो अभी आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को मोदी जी से राष्ट्रीयता सीखने की जरूरत नहीं है।
गुजरात में हार के डर से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की डिनर पार्टी में गुजरात चुनाव पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सीमित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह बताएं कि आतंकी हमले के बाद वो बिना बुलाए पाकिस्तान किस लिए गए थे, ISI को पाकिस्तान पठानकोट एयरबेस पर उन्होंने क्यों भेजा था, ये तमाम चीजें वो जानना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंभीरता दिखानी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये तमाम बातें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी उस चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा है। जाहिर सी बात है, अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुप तो नहीं रह सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सामने रखा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है अरुण जेटली का। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की और पाकिस्तान की ये बैठक क्यों हुई। ये तो कांग्रेस के नेताओं को समझाना चाहिए देश को कि इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इसका औचित्य क्या था, इसकी आवश्यकता क्या थी। जबकि राष्ट्र की एक नीति है स्पष्ट कि जब तक आतंक चलेगा तो उस स्तर पे बातचीत नहीं हो सकती। तो आपने देखा किस तरह से गुजरात के बहाने आज निशाना एक दूसरे पर कैसे कैसे साधा जा रहा है। लेकिन यह गुजरात में पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को लेकर राजनीति की बिसात चुनाव के समय बिछाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिशंकर अय्यर के जरिए गुजरात में पाकिस्तान को शामिल किया और यह पहला मौका नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा, इससे पहले के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त पाकिस्तान के नाम पर चुनाव में न जाने क्या क्या कहा करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान दरअसल गुजरात की राजनीति में एक अहम हथियार है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस्तेमाल किया है। मणिशंकर अय्यर की जुबान पीएम पर क्या फिसली, बीजेपी नेताओं ने मणिशंकर अय्यर को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान उनकी सुपारी देने गए थे। प्रधानमंत्री बने પછી આ ભાઈ પાકિસ્તાન ગયા હતા, પાકિસ્તાનના લોકો જોડે મીટિંગ કરી છે અને સોશિયલ મીડિયામાં એ મીટિંગનો બધી વાતો સંભળાય છે। પાકિસ્તાનના લોકો જોડે બેસીને ચર્ચા કરે છે કે હવે મોદી આવી ગયા છે, જ્યાં સુધી મોદીને રસ્તામાંથી નહીં હટાવો भारत અને પાકિસ્તાનના સંબંધો નહીં સુધરે। તમે મને કહો ભાઈ, આ પાકિસ્તાનમાં જઈને મોદીને રસ્તામાંથી હટાવો। ભાઈ મને કહો, કોઈને રસ્તામાંથી હટાવવાનો મતલબ શું થાય? રસ્તામાંથી હટાવવાનો મતલબ શું થાય ભાઈ? અને આ કામ પાકિસ્તાનમાં જઈને છોપાઈ આપવા ગયા હતા? મોદીની છોપાઈ આપવા ગયા હતા? इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर के घर में हुई पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त के साथ बैठक भी एक बड़े विवाद के तौर पर सामने आ चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में पाकिस्तान का कार्ड खेला गया हो। 2002 के चुनाव में पीएम ने मियां मुशर्रफ कहकर माहौल बनाने की कोशिश की थी। दरअसल मुशर्रफ ने यूएन में गोधरा हिंसा का जिक्र किया था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि मुशर्रफ कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में मोदी ने पाकिस्तान और सरक्रीक का जिक्र किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पाकिस्तान के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई थी। इस बार भी पाकिस्तान और राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख है। और आज पाकिस्तान कहता है कि हमें भारत के इस मामले से कोई मतलब नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान कांग्रेस को भी बचाने की कोशिश कर रहा है? जाहिर है, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मामला गर्मा रहा है। पहले पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई पर कांग्रेस ने बखेड़ा खड़ा किया और अब एक कथित सीक्रेट मीटिंग के नाम पर बीजेपी राजनीति की दिशा बदल रही है।
टीम, न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का मुद्दा बनाया जा रहा है और ऐसे में गुजरात के रण में जहां राहुल गांधी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं और दोनों नेता अपने अपने अंदाज में बहुत कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी ने आज फिर एक नया सवाल डाल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उन्होंने पूछा है कि आखिरकार लोकपाल के बारे में सरकार ने क्या किया। 3.5 साल मोदी सरकार रह चुकी है और इसके साथ साथ दोनों नेता कैसे इस चुनावी अखाड़े में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं, जरा ये देख लीजिए। कभी चाइना की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी जापान की बात करेंगे। मोदी जी, गुजरात के भविष्य का चुनाव है, थोड़ी सी गुजरात की भी बात कर लीजिए। गुजरात का चुनाव है। मैं समझता हूं कि मोदी जी पिछले 22 साल की बात नहीं कर सकते हैं। जनता में भरोसा नहीं रहा। 15 लाख का वायदा किया था, वो नहीं किया। जनता में भरोसा नहीं है। मगर मोदी जी, आप अपने लोगों को एक बात तो कह दीजिए और अपने भाषण में भी कृपया करके 2-3 मिनट गुजरात के भविष्य के बारे में भी बोल दिया करिए। क्या बोल रहे हो? आ कांग्रेस वाला चलो पहला राउंड में हार्या, पहला चरण में मेल ना पड़े, अમને ખબર તો પડી ગઈ કે આ બધું આ પ્રજાનો મિજાજ જુદો છે, બધા પત્તા સાફ થઈ ગયા, ચારે તરફથી વાવડ એવા જ આવે છે કે પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે ત્યાં એમના રથી મહારથીઓ પણ ઉજાગરા કરતા થઈ ગયા છે। એટલે રસ્તો શોધી રહ્યા છે કે હવે હાર નક્કી છે તો રાહુલભાઈને બદનામી ના મળે એટલે કરવું શું। ખરેખર તો ભાઈ ચલો પહેલો રાઉન્ડ નબળો ગયો હોય તો બીજા રાઉન્ડમાં મહેનત કરવાની હોય અને રાડારાડ ચાલુ કરી મોટા મોટા નેતાઓએ પાછી ઈવીએમ 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 અને એક જણા તો એવું શોધી લાવ્યા કે ઈવીએમ જોડે બ્લૂટૂથ લગાવ્યું છે, બ્લૂટૂથ। તો કોંગ્રેસ વાળા તમે આ બ્લૂટૂથ બોલવાનું બંધ કરો। મુદ્દો છે તમે ब्लू वेल में फंसाना છો। और आइए बात करते हैं कांग्रेस की, जहां आज ऐतिहासिक परिवर्तन की बात लगभग तय है। आज़ादी से पहले से लेकर आज तक कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया है। 19 साल से पार्टी के अध्यक्ष पद पर आसीन सोनिया गांधी अब अपनी जगह खाली कर रही हैं और राहुल गांधी का अब लगभग तय माना जाए कि उनकी ताजपोशी होने जा रही है 16 दिसंबर को, यानी कि 18 तारीख को गुजरात और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन 16 तारीख को ही राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए जाएंगे और साथ ही साथ अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी इस बाबत कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे दो हाथ किया जाए। कहीं दिवाली की रौनक है तो कहीं आतिशबाजी का शोर है। कांग्रेस दफ्तर में एक साथ होली और दिवाली मनाई जा रही है। हो भी क्यों ना, कांग्रेस में राहुल राज का आगाज हो गया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कांग्रेस दफ्तर के सामने जश्न का माहौल है। नारे लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने आए हैं, क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? तलवारों की धारों पर युग की आजादी चलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। राहुल जी के युवा नेतृत्व में ये देश निश्चित रूप से और कांग्रेस पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। कांग्रेस में सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई और दावेदार नहीं था, केवल राहुल ने ही नामांकन किया था। सभी 89 नामांकन पत्र सही पाए गए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव प्राधिकार यानी कि CEA के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने राहुल की ताजपोशी का ऐलान किया। There is only one candidate as per
Article 18D of the Constitution of International Congress, I hereby declare Sri Rahul Gandhi elected as the President of the Indian National Congress. गुजरात चुनाव के बीच में राहुल की ताजपोशी को पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल जी चुने गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कांग्रेस को और आगे नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। अब कम से कम नो बॉल करना बंद करेंगे और जमीन की हकीकत और पिच की सच्चाई को समझ करके वो आगे का मैच खेलेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने यूं तो कई दौर देखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा दौर है जब कांग्रेस बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में गांधी परिवार के इस दिग्गज से कांग्रेसियों को करिश्मे की उम्मीद है। राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं। पुराने नेताओं और नए नेताओं को एक साथ लेकर पार्टी की जमीन को मजबूत करना। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ये खबर आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान न देंगे तो दिसंबर के बाद कई सुविधाएं आपकी बंद हो सकती हैं। यहां तक कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन भी आप नहीं कर पाएंगे 31 दिसंबर के बाद, अगर आपने अपने बैंक खातों को आधार के साथ नहीं जोड़ा है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को आधार के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आपकी दिक्कतें होंगी। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड जो तमाम आपने खरीद रखी हैं या खरीदने का विचार कर रहे हैं उन्हें आधार से नहीं जोड़ेंगे तो म्यूचुअल फंड ना तो आप खरीद सकेंगे ना उसे बेच सकेंगे। यहां तक कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को भी अगर आधार से नहीं जोड़ रहे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और पैन कार्ड आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 है, यानी कि आधार कार्ड से अपने तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जोड़ दीजिए, अन्यथा दिसंबर के बाद आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। आधार कार्ड को केंद्र सरकार धीरे धीरे सभी जरूरी कामों में अनिवार्य करती जा रही है और अगर आपने बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक नहीं कराया है तो अब आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। ऐसे में आपको बिना देरी के इन कामों को निपटा लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने पैन से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर थोड़ी राहत दी। हालांकि मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 ही है। वहीं बैंक खाते को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक जिन ग्राहकों ने अपने खाते आधार कार्ड की आईडी देकर खुलवाए होंगे उन्हें भी 31 दिसंबर 2017 तक हर हाल में अपना खाता आधार कार्ड के नंबर से लिंक कराना होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम और राशन कार्ड से भी आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। केंद्र सरकार ने पैन समेत कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सेवाओं को आधार से जोड़ना जरूरी किया है। दावे के मुताबिक सरकार डुप्लीकेशन हटाने के लिए तमाम योजनाओं में आधार जरूरी कर रही है और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जाहिर है पैन को छोड़कर जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक कराने का अब आखिरी मौका है, यानी तय मियाद में आप इनसे आधार लिंक करा लें, नहीं तो नए साल की शुरुआत आपके लिए मुश्किलों की सौगात लेकर आ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके पास तकरीबन 20 दिन का वक्त है और अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से, अपने म्यूचुअल फंड से, अपने इंश्योरेंस से नहीं जोड़ा तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो बैंक से आप कैसे अपने आधार को जोड़ सकते हैं। बैंक जाकर आप आधार लिंक करवा सकते हैं अगर आप खुद वहां जाना चाहें, अन्यथा आप अपने बैंक के वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जो दी गई प्रक्रिया है उसे पूरा करें और उसके साथ साथ आप आधार लिंक कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने एटीएम मशीन पर जाएं और एटीएम मशीन पर अपने एटीएम कार्ड के जरिए भी अपने बैंक अकाउंट को आप आधार से लिंक करा सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन को लिंक करना चाहते हैं तो UIDAI की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर email/नंबर लिंक को प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ अपना नंबर उसके साथ साथ लिंक कर दीजिए अपने आधार कार्ड से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सर्विस प्रोवाइडर के आउटलेट पर चले जा सकते हैं और वहां पर अपने आधार कार्ड का कॉपी देकर उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2018 से OTP के जरिए आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के नंबर से। और पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने का जो जरिया है वो ये है कि आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए और इनकम टैक्स के इस ई पोर्टल पर पहुंचने के बाद आप आधार और अपने पैन नंबर को सबमिट कर दीजिए और उसे लिंक कर दीजिए। आपके पैन नंबर से आधार लिंक हो जाएगा।
और जब आप ऐसा कर देंगे तो आपको तमाम वो सुविधाएं मिल जाएंगी जिसके आधार पर आप कम से कम व्यवस्थित जिंदगी जी सकेंगे।